जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग, यानी डिफरेंशिएशन का प्रयोग हम लोग कहां कहां पर करते हैं। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज आप लोग का ख़त्म हुआ है, जिसमें हम लोग रोल्स थ्योरम देखे थे, मीन वैल्यू थ्योरम देखे थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को करा दिए हैं। तो आप लोग का फ़र्ज बनता है कि बाद बाकी और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार रिवीजन कर ले, ताकि वो आपका अपना हो जाएगा और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग, इसमें ये देखने वाले हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस जगह पर डिफरेंशिएशन का प्रयोग होता है, डेरिवेटिव्स का प्रयोग होता है। तो जिसमें कुछ टॉपिक हम यहाँ लिखे हैं जो आपको पढ़ना है बारी बारी से, अलग अलग से एक्सरसाइज में ये सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे हम लोग, पूरे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। राशियों के परिवर्तन की दर, यानी किसी भी क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है, किस दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है, बस उसी परिवर्तन को ज्ञात करेंगे हम लोग। किसमें? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलज के अनुप्रयोग में। यानी अवकलज के प्रयोग करके, डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी राशि, किसी भी राशि में जो परिवर्तन हो रहा है, आखिर वह किस दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी एग्जाम्पल को यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपके पास मान लीजिए कि एक छोटा सा बैलून है, गुब्बारा है, उस समय पिचका हुआ है एकदम बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हैं कि उस गुब्बारे में हवा डाल रहे हैं, तो गुब्बारे में जैसे जैसे आप हवा डालेंगे वैसे वैसे गुब्बारा बढ़ेगा। ठीक है, तो गुब्बारा का जो एरिया है वो बढ़ रहा है, नहीं, गुब्बारा बढ़ रहा है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। उसके अंदर हवा डाल रहे हैं तो हवा डालने से उसके साइज में परिवर्तन हो रहा है, नहीं, कुल मिलाकर कहा जाए कि उसका जो परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो जब आप हवा डाल रहे हैं तो उसका त्रिज्या बढ़ रहा है। ठीक है, उसके अंदर से त्रिज्या बढ़ रहा है, और जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो फुल्ली डिपेंड करता है कि त्रिज्या के साथ साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, उसका आयतन भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? जब गुब्बारा छोटा सा था उस समय उसकी त्रिज्या बिल्कुल छोटी थी। जब गुब्बारा को हम हवा डालना शुरू किए तो वो धीरे 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 बढ़ने लगा। इसका मतलब है कि उसका सबसे पहले त्रिज्या बढ़ा, और त्रिज्या पर ही डिपेंड कर रहा है उसका आयतन या उसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्या के साथ साथ उसका आयतन भी बढ़ा और उसका क्षेत्रफल भी बढ़ा। तो यह आयतन और ये क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा है, किस दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं, डेरिवेटिव्स का प्रयोग करते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल लीजिए, एक आसान सा एग्जाम्पल। आप मान लीजिए कि तालाब के किनारे बैठे हैं, तालाब का पानी बिल्कुल शांत होता है, या नदी में धारा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ बैठे हैं, आप एक छोटा सा कंकर उठाते हैं और तालाब में फेंक देते हैं, ऐसे तालाब में मार देते हैं, तो वो कंकर तालाब में जाकर गिरता है। तो जिस समय गिरता है उस समय छोटा सा एक गोला बनता है, फिर थोड़ा देर बाद थोड़ा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ऐसे बढ़ते 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 बहुत बहुत बड़ा सा एक मतलब पूरा का पूरा गोला का रूप ले लेता है, सॉरी पूरा का पूरा एक वृत्त का रूप ले लेता है, बड़ा सा वृत्त नहीं बन जाता है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, समझने की जरूरत है कि जिस समय आपने पत्थर मारा उस समय वो पत्थर जहाँ पर गया उतनी छोटा सा गोला बना, थोड़े समय बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। यानी सबसे पहले कि वो वृत्ताकार है, तो वृत्त जो बढ़ रहा है डिपेंड किस पर हो रहा है? त्रिज्या पर। त्रिज्या छोटा है तो छोटा सा वृत्त है, थोड़ा सा बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे उसका त्रिज्या बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके एरिया में परिवर्तन हो रहा है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, और क्षेत्रफल के साथ साथ वो जो गोलाकार वाला पार्ट है जिसको परिधि बोलते हैं वह भी तो उसी के साथ बदल रहा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, और भी कुछ देखेंगे कि उतना जैसे छोटा सा था उस समय तो बिल्कुल आप मारे तो उस समय टाइम 0 है, लेकिन जिस समय वो बड़ा सा आकृति हो गया, छोटा से बड़ा होने में कुछ वक्त भी लगा ना, तो आप ये भी देख सकते हैं कि वह समय के साथ भी परिवर्तित हो रहा है।
तो दो तरीके से आकृति में भी परिवर्तन हम देखें, एक तो त्रिज्या के साथ और एक समय के साथ। तो जब भी आपसे परिवर्तन पूछेगा, परिवर्तन जब भी पूछेगा किसी आकृति में, तो दो तरीके से उसमें परिवर्तन होता है, डिपेंड करता है दो चीज पर। कौन कौन सा चीज? सबसे पहली चीज कि उसका त्रिज्या, यदि वृत्ताकार है, गोलाकार है, बेलनाकार है, शंक्वाकार है, तो डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर। यदि घन का आकार का है, घनाभ के आकार का है, तो डिपेंड करता है उसकी भुजा पर। ठीक है। और दूसरा, उसको परिवर्तन होने में कुछ टाइम भी लगता है, कुछ वक्त भी लगता है, तो दूसरा डिपेंड करता है उसके टाइम पर। यानी परिवर्तन हो सकता है त्रिज्या के सापेक्ष और फिर समय के सापेक्ष। ठीक है। और भी सारे परिवर्तन है, जैसे आप अभी जमा किए मान लीजिए 200 रुपया, और 2 वर्ष के बाद वो हो गया आपका 1200 रुपया, तो इसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो इन सारे परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवकलज का प्रयोग करते हैं। पहला चीज, इसके बारे में और भी डीपली पढ़ेंगे, अभी हम राशियों के परिवर्तन की दर को और डीपली पढ़ेंगे, यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ये तो छोटा सा डेमो दे रहे थे आपको। उसके बाद आता है वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान। अब ये वर्धमान ह्रासमान क्या है, इसकी जानकारी भी हम आपको पूरा डिटेल से देने वाले हैं, लेकिन अभी छोटा सा जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिएगा ठीक से, कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, यदि उस फंक्शन का ग्राफ, यदि उस फंक्शन का ग्राफ x का मान बढ़ने से बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए ये x है और यहां पर fx है, ठीक है, ये fx वाला है, तो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे यदि ग्राफ भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, x का मान बढ़ने से यदि ग्राफ भी बढ़ रहा है, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x का मान बढ़ने से यदि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है? वर्धमान फलन है। अच्छा, दूसरी चीज डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान। आप ध्यान से देखिएगा कि यदि एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, यहां पर सॉरी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर मान लीजिए कि अभी हम एक कुछ और चीज यहां पर डालने का प्रयास कर रहे हैं कि x का मान जब आप डाल रहे हैं और उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, क्या है बाबू? इंक्रीज हो रहा है, यानी x का मान बढ़ने से, यहां x का मान है और यहां fx का मान है, x का मान बढ़ने से यदि ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, देखिए ऐसे, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे x का मान बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ ग्राफ जो है डाउनवर्ड जा रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है वह क्या है? ह्रासमान फलन है। कौन सा फलन है? ह्रासमान फलन है। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी अब हमेशा आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपको प्रयोग करना है किसका? तो डेरिवेटिव्स का, यानी डिफरेंशिएशन का। जब आप डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग से भी आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद आता है स्पर्श रेखा और अभिलंब। क्या आता है? स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो यह स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या है? थोड़ा सा समझा रहे भी, सिर्फ और सिर्फ सबका डेमो देखते चलिए। मान लीजिए कि कोई आपका फंक्शन ऐसा करके जा रहा है, ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पर जो है टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी स्पर्श रेखा खींचना है। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? इसको ज्ञात करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? डेरिवेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इस पॉइंट पर आप यदि ऐसे खींचते हैं लंब, नॉर्मल बोलते हैं इसको, नॉर्मल, ठीक है, तो उस नॉर्मल का जो है समीकरण क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो डेरिवेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, बड़ी डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका आता है सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे।
ये अप्रोक्सीमेशन क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां हमने लिखा √25, तो आप कहिएगा कि 25 का वर्गमूल कितना है। बहुत सिंपल है, 25 का वर्गमूल 5। अब कहिएगा 25 का वर्गमूल 5 निकाल लिए। अच्छा बाबू, √25.35 का मान क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि 5 दशमलव समथिंग कुछ ऐसे, 5 दशमलव कुछ भी, मतलब दशमलव के बाद वाला कोई अंक। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि 25.35 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो यही जो आपका अप्रोक्सीमेशन है, यही जो आपका सन्निकट मान है, वो आपको बताएगा कि 25.35 का जो निकटतम वैल्यू होना चाहिए, सबसे निकटतम मान, अप्रोक्स, एकदम अप्रोक्स वैल्यू, वो आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है 81 के पावर 1/2, 81 के पावर 1/2 सिंपल है। 81 के पावर 1/2 लिखे, इसका क्या मतलब है कि √81 यानी 81 का वर्गमूल, तो आप कहिएगा कि 9 होगा। लेकिन वही यदि कह दे कि 82 के पावर 1/2 यानी 82 का वर्गमूल, तो फिर कहिएगा कि 9 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन वो समथिंग क्या होगा, उसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, वो आपको दिखाएगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए तीसरी बात है आपका कि उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या है? तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, विशेष रूप से डीपली हम लोग समझेंगे इस पर जब सिलेबस में चलेंगे तब। कहता है उच्चतम और निम्नतम, यानी मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका ऐसा है, ठीक है, कोई फंक्शन आपका ऐसा है, तो इसके किसी एक ऐसा पॉइंट आपको दिखेगा कि उस पर वह सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है? या फंक्शन यदि ऐसे जाके ऐसे वापिस आ रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर उसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, यानी सबसे बड़ा मान होगा, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट। यह होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट यानी महत्तम बिंदु। और इस बिंदु पर जो मान होगा आपका, इस बिंदु पर जो वैल्यू होगा, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा मिनिमम यानी न्यूनतम, ध्यान से देखिएगा ऐसा कुछ। तो यहां पर मान लीजिए कि सबसे न्यूनतम वैल्यू है, ये पूरे के पूरे फंक्शन का सबसे न्यूनतम वैल्यू कहां पर है, तो यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा। तो अब देखिए कि इस पॉइंट पर सबसे न्यूनतम मान है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कुल मिलाकर हम लोग इसमें ये 5 पॉइंट का डिस्कस करने वाले, पूरे 5 पॉइंट का, और ये पांचों को बारी बारी से देखेंगे। शुरुआत करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से। तो यहां से जब शुरुआत करेंगे, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी राशि, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आयतन हो सकता है, चाहे वो क्षेत्रफल हो सकता है, चाहे वो आपका परिमाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका मूलधन हो सकता है, चाहे वो आपका सामान का रेट हो सकता है, कुछ भी। तो किसी भी चीज में परिवर्तन जो हो रहा होगा, उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो डेरिवेटिव्स का प्रयोग करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है, पहले छोटा सा वृत्त है, इतना छोटा वृत्त है। ठीक है, इतना छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया πr² होता है। ठीक है, πr² होता है। समझ में आ रहा है? पाई कांस्टेंट है, तो यदि आप कांस्टेंट को यहां से हटाते हैं तो a समानुपाती हो जाएगा आपका a²। नहीं, कांस्टेंट को यदि हटाएंगे तो क्या आएगा, a समानुपाती r²।
आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि यदि क्षेत्रफल यदि त्रिज्या बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यदि त्रिज्या घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा, यदि त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यानी फुल्ली डिपेंड हो रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, यदि डिपेंड हो रहा है तो किस पर? त्रिज्या पर। यदि त्रिज्या बढ़ेगा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा क्षेत्रफल भी घटेगा। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए कि अभी इसका त्रिज्या 1 लिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई 1 का स्क्वायर, यानी पाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़े देर बाद इसका त्रिज्या जो हो गया थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी त्रिज्या हो गया 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी हो जाएगा आपका 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि पहले इसका क्षेत्रफल था पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसका क्षेत्रफल हो गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब इसके आर का मान 1 था तो इसका एरिया इतना था। आर का मान 2 हो गया, यानी त्रिज्या 1 से 2 हो गया, त्रिज्या में परिवर्तन हुआ। तो जब त्रिज्या में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ साथ उसके क्षेत्रफल में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, त्रिज्या में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ साथ उसके क्षेत्रफल में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि अब इसकी त्रिज्या यदि 3 हो जाएगी तो फिर उसका क्षेत्रफल 3 के स्क्वायर 9 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर आपको जो ये समझ में आ रहा है कि त्रिज्या बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यदि त्रिज्या को घटा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? घटेगा। और ऐसा सभी आकृति में होता है, ऐसा टोटली आकृति में होता है। चाहे आप वर्ग ले लीजिए तो वर्ग डिपेंड किस पर करेगा? तो अपने भुजा पर। भुजा बढ़ेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, भुजा घटेगा क्षेत्रफल घटेगा। यदि आप गोला की बात कर ले तो गोला किस पर डिपेंड है? त्रिज्या पर। त्रिज्या बढ़ेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा क्षेत्रफल घटेगा। त्रिज्या बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो यहां पर फुल्ली डिपेंड हो रहा है किस पर? त्रिज्या पर। यानी जो आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो किसके साथ बढ़ रहा है? त्रिज्या के साथ, यानी त्रिज्या के सापेक्ष उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। दूसरा चीज और आप समझ सकते हैं कि अभी मान लीजिए कि ये एक प्रकार का जो है वही तालाब में जो कंकर मारे हैं वो है। तो शुरू में जब कंकर गया इसमें तो उस समय त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का था। कितना का था? 1 सेंटीमीटर का। 2 सेकेंड के बाद त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का हो गया। 2 सेकेंड के बाद त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का हो गया। 5 सेकेंड के बाद उसका त्रिज्या कितना होगा? 5 सेकेंड के बाद, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 सेकेंड के बाद उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? 5 सेकेंड बाद उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि उसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वही परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डेरिवेटिव्स का। तो परिवर्तन किस किस में पता चला आपको? 2 चीजें में परिवर्तन, 2 चीज के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। पहले तो त्रिज्या, त्रिज्या बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या घटने से क्षेत्रफल घटेगा। और दूसरा उसके बीच में टाइम भी आ रहा है। शुरू में 1 सेंटीमीटर था, 2 सेकेंड बाद 2 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेकेंड बाद 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर देखिए कि टाइम भी इस पर मायने रख रहा है, यानी समय के साथ साथ यहां पर त्रिज्या भी बढ़ रहा है। जैसे आप मूलधन की बात कर लेते हैं, शुरू में आपने 2000 रुपया दिया तो 3 वर्ष बाद यदि आप 1500 रुपया पा रहे हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है कि मूलधन बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ मूलधन बढ़ रहा है। दूसरा, मूलधन बढ़ रहा है, यदि आप मान लीजिए कि समय के साथ बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक चीज और पर बढ़ रहा है। मूलधन आपका बढ़ रहा है किस पर? रेट के साथ बढ़ रहा है, यानी दर के साथ बढ़ रहा है। यदि मान लीजिए कि आपका कोई दर नहीं होता तो समय बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मूलधन में। आप मान लीजिए कि किसी को मदद के रूप में 2000 रुपया दे दिए, तब 5 साल बाद वो आपको 2000 रुपया देगा।
क्योंकि उसमें कोई रेट फिक्स नहीं था ताकि उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता। तो मूल रूप से परिवर्तन किस में हो रहा है? जब मूलधन की बात करेंगे तो मूल रूप से परिवर्तन होता है रेट के आधार पर। रेट के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। और रेट किसके आधार पर बढ़ता है? तो समय के आधार पर। अब 1 साल में तो उतना ही होगा, यदि 2 साल हो जाएगा तो तनी और बढ़ जाएगा, 3 साल हो जाएगा तो तनी और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन सारी चीजों को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डेरिवेटिव्स का प्रयोग करेंगे। अब कुछ चीजें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा वही हमेशा बट्टा में होता है, जो आपको पहले भी हम बताए हैं। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा वही हमेशा बट्टा में दिखेगा। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अच्छा बताइए इस सेंटीमीटर किसको दर्शाता है? तो सेंटीमीटर या तो त्रिज्या हो सकता है या फिर किसी भी आकृति की भुजा हो सकता है। ठीक है, या तो ये त्रिज्या हो सकता है या फिर किसी भी आकृति का भुजा हो सकता है। और यहां पर बटा में समय किसको दिखा रहा है? तो समय दिखा रहा है टाइम को। यस यानी सेकंड किसको दिखा रहा है? तो टाइम को दिखा रहा है। तो बताइए कि यह 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? इसका मतलब हुआ कि या तो उस आकृति की त्रिज्या या उस आकृति की भुजा 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है तो प्लस और यदि घट रहा है तो माइनस। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यदि बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। देखिए तो यदि हम आकृति की बात कर ले कि यदि वह आकृति वृत्त है, यदि वह आकृति गोला है, यदि वह आकृति बेलन है, ठीक है, तो यहां पर त्रिज्या के बढ़ने घटने की बात हो रहा है। यानी dr बट्टा में dt, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। यहां भी तो वही लिखा हुआ है कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। क्लियर हो गया? यदि सीधे सेंटीमीटर रहेगा या सीधे मीटर रहेगा तो आपको समझना है कि उस आकृति की या तो त्रिज्या की बात कर रहा है, और त्रिज्या किसमें किसमें आएगा? तो वृत्त में आएगा, गोला में आएगा, बेलन में आएगा, शंकु में आएगा। यदि ये सब आकृति नहीं है, मान लीजिए घन है, घनाभ है, ठीक है, घन है या घनाभ है, तो यह सेंटीमीटर जो दिखाएगा यह दिखाएगा उसके लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू। किसको दिखाएगा? लंबाई चौड़ाई का वैल्यू। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी चीज यहां लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर किसको दिखा रहा है? क्षेत्रफल को। नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर से किसको डिनोट करते हैं? क्षेत्रफल को। तो जिस आकृति की बात कर रहा है यह दिखा रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है या घट रहा है। प्लस रहेगा तो बढ़ रहा है और माइनस रहेगा तो घट रहा है। कितना? 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है या घट रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस निगेटिव भी हो सकता है। मानी परिवर्तन का मतलब केवल ये मतलब नहीं होता है कि बढ़ रहा है, परिवर्तन का मतलब घटना भी होता है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से जो है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो क्षेत्रफल को हम लोग ए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? dA बट्टा में dt, dA बट्टा में dt। अच्छा, एक चीज और यहां लिखे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अब इसको क्लियर कर लेते हैं क्या है। देखिए ई आपका कह रहा है कि जो आकृति आपके पास है उस आकृति के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? क्षेत्रफल में। किसके सापेक्ष? तो उस आकृति के, यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर किसको किसको डिनोट करता है? या तो त्रिज्या को या फिर भुजा को। तो यदि त्रिज्या वाला आकृति है तो त्रिज्या के सापेक्ष, यदि भुजा वाला आकृति है तो भुजा के सापेक्ष। ठीक है, तो हम त्रिज्या ही बात कर लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो dA बट्टा में dr, dA बट्टा में dr। और कुछ समझते हैं, जैसा मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ रहेगा आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि जो आकृति दिया गया है उस आकृति के
सेंटीमीटर क्यूब किसको दिखाता है? आयतन को। उस आकृति के आयतन में परिवर्तन हो रहा है कितना? 1 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन होने का मतलब हम आपको फिर से बता दें कि वह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे पता चलेगा? तो यदि पॉजिटिव है, प्लस है, तो समझिएगा कि उसका आयतन बढ़ रहा है, यदि निगेटिव है तो समझिएगा घट रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? dv बटा में dt, यानी दिए गए आकृति का आयतन परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। कितना परिवर्तन हो रहा है? तो 50 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन परिवर्तित हो जाता है। दूसरी चीज 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। अब ये क्या दिखा रहा है? अब आपके दिमाग में चल गया होगा कि ये क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। या यदि त्रिज्या वाला आकृति नहीं है, भुजा वाला आकृति है, तो भुजा के सापेक्ष, यानी dv बटा में dr। देखिएगा आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। कितना हो रहा है? तो 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में 90 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन परिवर्तित हो रहा है। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा आपका, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मान लीजिए कि हम वृत्त से शुरुआत करते हैं। सवाल आपका कहेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि उसकी त्रिज्या r का मान 5 सेंटीमीटर है। जबकि उसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए? उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन होना चाहिए किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा, माना वृत्त का क्षेत्रफल a तथा उसकी त्रिज्या r है। ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है? r है। अब लिखेंगे दिया गया है एकदम पूरा एकदम सीरीज से ऐसे ही आपको क्वेश्चन का भाषा बनाना है। दिया गया है त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है dA बटा में dr बराबर वट। यानी जब उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, उसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्लस, अब परिवर्तन का मतलब परिवर्तन ही रहने दीजिए आप। बढ़ रहा है घट रहा है उससे मतलब आपको नहीं है, परिवर्तन कर दीजिएगा। यदि वहां पर बढ़ने की बात करेगा तो प्लस और घटने की बात करेगा तो माइनस, जो आपको हम पहले बता दिए। आइए लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल में हमको परिवर्तन चाहिए किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो लिखेंगे r के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो क्या आ जाएगा? dA बट्टा में dr बराबर, पाई तो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dr स्क्वायर बट्टा में, यदि आप होल पावर वाला को देख रहे हैं तो पावर छोड़कर जो आधार में है उसको उतार दीजिए, और जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि वो बटा में आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्या आ जाएगा? dA बट्टा में dr बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई r। नहीं देखिए ऐसे समझिए, पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन तो 2r।
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r। अब देखिए जब इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे जब r बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यानी जब त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर है तो समझिएगा कि dA बटा dr बराबर पाई इंटू 2 इंटू r का मान कितना 5, तो 5 दूना 10, यानी dA बटा dr बराबर हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ क्षेत्रफल है तो उसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे त्रिज्या है तो उसके लिए सेंटीमीटर। यदि यहाँ पर मीटर में रहता तो क्या लिखते, मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। तो अब इससे क्या अर्थ स्पष्ट होता है कि जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसमें परिवर्तन ज्ञात किया जाएगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्या के सापेक्ष यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर उसका त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 10 पाई के बराबर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर। अब जो हम लोग कल से शुरू करेंगे इस पर सिर्फ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल से सिर्फ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और बहुत जल्द ही 1 से 2 वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके फिर हम लोग सेकंड बुक की ओर बढ़ेंगे, यानी इंटीग्रेशन की तरफ। ठीक है दोस्तों, यदि मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को तो इसी तरीके का पूरा आपको वीडियो मिलने वाला है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।